मॉर्निंग ऑल क्लास। कल हमने सेकंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर वर्ण विचार में वर्ण विचार था, तो इसमें हमने देखा था स्वर, व्यंजन और अयुग्म। तो स्वर में हमारे 11 स्वर आए थे, व्यंजन में हमारे 35 आए थे, अयुग्म में 3 आए थे। अब ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब इनका टुकड़ा करना। तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुष स्वर। अब जैसे आपने कल 11 शब्द पढ़े थे स्वर में, तो उसमें हर्ष स्वर कौन से थे? तो छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि, ये हर्ष स्वर थे। 4 हर्ष स्वर होते हैं और 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ, इसमें बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय मतलब बड़ा ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद आता है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर में क्या होता है कि जैसे पुलुत स्वर में एक साइन ऐसे बनता है एस के आकार का, तो अब आप इसको हम लिखते हैं ओम लिखना है, तो ओम। तो ये हमारा शब्द जो है ये वाला पुलित स्वर का, ठीक है। तो ये पुलित स्वर में आता है। तो हम 3 स्वरों को देख चुके हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलित स्वर, ठीक। इसी तरह से अब व्यंजन को देखना है, तो व्यंजन में भी 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब जैसे हमने पढ़ा था इसमें हर्ष स्वर में कौन कौन से थे, तो अब हम देखते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जब इसको समझना है। ऐसे व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु जो हम बोलते हैं, तो हवा जो है वो कंठ से निकलती है, मतलब गले से निकलकर मुंह, जो मुंह होता है, जो जीभा होती है, वो हमारी क्या करते हैं, विभिन्न भागों में टकराती है। मतलब जीभ आप जब शब्द बोलते हैं तो ये कैसे निकले, तो जीभ से टकरा के निकले। एक छोटा बच्चा होता है, 1 साल का है, बोल नहीं पाता है इन शब्दों को, तो वो कैसे, तो प्रैक्टिस करता है। क्यों, जब पढ़ाई में गया तो पढ़ना सीखता, छोटा बड़ा, तो उसी तरह से उसकी जीभ टकराने लगती है और बातें करने लगता है। तो इसी तरह से इसमें बोला है कि हमारी स्पर्श व्यंजन का उच्चारण हम वायु जो हवा होती है कंठ से निकलकर मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आपके स्पर्श व्यंजन में है क्या क्या, ये भी चीज जाने। तो जैसे का, ख, ग, घ, ञ, जो हमारा का वर्ग था, वो का वर्ग हमारा कंठ से निकला, ठीक है। ऐसी चा वर्ग है, तो तालु, ये ऊपर का हिस्सा होता है, दांतों के ऊपर लगाओ तो तालु, तालुव्य से बनता है। टावर होता है, मूर्धन से बनता है, तावर दंत से और पावर कोष्ठ से। तो ये हम कह रहे हैं, आपसे किताब होगी आपके पास, उसको ध्यान से पढ़ना, जब सब चीज समझ में और आ जाएगी। अब आता है इसके 2 व्यंजन और होते हैं। अभी आपने 3 व्यंजनों के नाम पढ़े, लेकिन सर बोले यहाँ 2 व्यंजन होते हैं, वो कहाँ से 2 व्यंजन आ गए? तो 2 व्यंजन हमारे जैसे अल्प प्राण और महाप्राण 2 शब्द आए, तो इसमें जब आप किताब में देखोगे मिल जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन और एक अतिरिक्त व्यंजन, कल हमने आपको लिख के दिखाई थी उलम, उसमें ड और ढा, ड और ढा लास्ट अंतिम वर्ण था,
ये अतिरिक्त व्यंजन में थे। तो इसी में हमारे दो व्यंजन हैं, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? दो या दो से अधिक व्यंजन जब बनते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपने बनाया इच्छा, इच्छा क्षत्रिय है, तो ये किससे किससे मिलकर बनता है? तो का से और सा से, तो ये हमारा संयुक्त हो गया। दूसरा एक और वर्ड होता है त्रा, त्रिशूल। ये त्रा किससे मिलकर बना? हमारा ता से और रा से, तो त्रिशूल। इसी तरह ज्ञानी बनाना है तो ज्ञानी किससे मिलकर बनता है? हमारा जा से और वहां से। ऐसे हमें श्रमिक लिखना है तो श्रमिक किससे मिला? श और रा से। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब द्वितीय व्यंजन क्या है? द्वितीय व्यंजन को देखना है। अब ये शब्द अभी तो हमने पढ़ा, इसमें दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब द्वितीय व्यंजन क्या? दो समान व्यंजन। अब जैसे आपको बनाना है क प्लस क, तो क कर दिया। अब जैसे लिया चक्की, तो चक्की में ये दो का आ गए। अब जैसे ज समान व्यंजन हो गए, देखो ये भी ज हो जाए, ये भी का होता है, समान व्यंजन है, इससे दो मिलकर बनते हैं तो ये इस तरह हो गया। इसका मतलब हो गया छज्जा। छज्जा लिखना है तो ये चीज आएगा। तो मतलब द्वितीय व्यंजन में हमारे दो समान व्यंजन होते हैं, ठीक, इनसे मिलकर हम बनाते हैं शब्दों को। तीसरी बारी आती है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह क्या होता है? ये भी आपने देखा कल, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अब हम कहते हैं अनुस्वार क्या है? अब जैसे अंक की बिंदी को लगाता है, जैसे अब बंदर लिखना है तो अंक की बिंदी लग जाएगी। चंदन लिखना है, अंक की बिंदी लग जाएगी, ठीक है। अंदर लिखना है तो ये अंक की बिंदी। तो मतलब अनुस्वार का रूप। अब आता है अनुनासिक, तो अनुनासिक क्या होता है? जैसे चंद्र बिंदु बना देते हैं। तो अब ये क्या है? जैसे हमें लिखना है चांद, तो आप अंक की बिंदी लगा देते इस तरह से। तीसरा है विसर्ग, जैसे विसर्ग लगाना, ये संस्कृत में आप लोगों ने खूब पढ़ा है, ठीक। तो ये विसर्ग होता है। अब जैसे प्रातः, नमः, तो ये विसर्ग करते हैं। तो इस तरह से हमारे अनुस्वार की डेफिनेशन में क्या है? जिस वर्णों का उच्चारण हम जब करते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा जो होती है नाक से निकलती है। आप महसूस नहीं होती है, लेकिन नाक के द्वारा निकलती है। आप जरा ध्यान देंगे तो उसमें आ जाएगी। ऐसे अनुनासिक जब हम करते हैं तो अनुनासिक जब सबको पढ़ेंगे तो जो हवा होगी मुंह की, वो कहां से? मुंह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी, दोनों से निकलती है। लेकिन जो विसर्ग होता है तो विसर्ग में हा की आवाज आती है। अब जैसे तुम्हें लिखना है प्रातः, नमः, तो हा आ रहा है लास्ट में। तो ये हमारे तीन तो थे, इस प्रकार से स्वर व्यंजन अयुग्यवाह को कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज और आती है इसके अंतर्गत कि हमारे पास जो ध्वनियां होती हैं तो बड़ विच्छेद को कैसे लिखा जाता है, बड़ विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे बड़ विच्छेद भी आपको आते होंगे। अब जैसे हमको बड़ विच्छेद लगाना है, कमल, इसका बड़ विच्छेद बनाइए। तो हम क्या करते हैं? एक एक शब्द को पढ़ते हैं। क,
किया आपकी और हलंत ये लगा दी। ये तिरछी शब्द लिखे जाते हैं तो ये हलंत बोले जाते हैं। अब ऐसे ही म शब्द आया। म कल ने आपको बताया था व्यंजन जब भी लिखेंगे तो उसमें एक स्वर जरूर आता है। अब ला आया, ला आ गया। तो अब इसको हम पढ़ लेंगे क म ल, तो हमारे यहां बन जाएगा। अब जैसे कसरत आया तो कैसे लिखेंगे? क अ स अ र अ क अ। मतलब हमने देखा कि सभी शब्दों की कोई मात्रा नहीं है, तो हम मात्रा नहीं है तो हम आ की आवाज को लगाएंगे। अब जैसे जिसकी मात्रा होती है वो लगानी है। अब जैसे कैलाश लिखा जाएगा तो कैलाश कैसे लिखोगे? तो देखते हैं का। अब इस पर मात्रा लिखो, बड़े एक की है तो बड़े एक की आवाज आएगी। ला। अब इस पर मात्रा देखो, डंडा लगा है आका। अब श आ। तो ये बड़ विच्छेद हो गए। तो मतलब हमारे इस पाठ के अंतर्गत में बड़ विच्छेद की एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो बड़ विच्छेद कहलाता है। तो ये पाठ का आखिरी वर्णन था, लेकिन इससे एक चीज और हम आपको ध्यान दिलाएं कि हम लोग मात्राओं को नहीं लगा पाते। तो मात्राओं को कैसे लगाएंगे जरा देखेंगे। पहले तो हम याद रखें ये मात्राएं किसकी होती है? तो स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना है। केवल ड और ढा को छोड़कर, जो आखिर में लिखा था ड और ढा को छोड़कर उसकी मात्रा बिंदी लगती है और कुछ नहीं। अब जैसे बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, ये है शब्द। 11 स्वर देखती है। अब देखो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये हर व्यंजन के संग मौजूद रहता है। अब यहां से चलते हैं तो डंडा इस तरह से छोटी पे बड़ी की, ये हमारी मात्राएं। अब जैसे एक व्यंजन शब्द लेते हैं का शब्द लिया, इस पर हमें बनाना है तो इसका हमारा का रहेगा, ये भी का, लेकिन इस पर डंडा लग जाएगा तो क्या हो जाए? का। अब की, ये छोटा सा तो अंदर सांस और बड़ा तो बाहर सांस। क्र। अब आता है के, कै और कु, कौ। अब देखो कुछ शब्द इसमें छोटे हैं, मतलब दीर्घ स्वर के हैं, और कुछ हमारे हर्ष स्वर के हैं। तो हर्ष स्वर के कौन कौन से हैं जिसकी हम सांस को अंदर ले रहे हैं? जैसे क, कि, कु, क्र, ये अपने सांस अंदर ले। अब बाहर निकालना है
तो का, की, कू, के, कै, कू, कौ। तो ये हमारे जी, और जो अंदर दिया वो हमारा। तो ये आपका पाठ 2 का पूरा सार रहा। अब हम 2 पाठों की आपको उसी तरह पहले पाठ की तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक्सरसाइज बन जाएगी। लेकिन बस अब इनको आपको याद रखना है, तभी काम चलेगा, अन्यथा नहीं।